जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें आपको 5 मिनट के अंदर हल करना होता है। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए एक अच्छा अभ्यास होगा। कुछ बच्चों ने जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कहा कि सर आप 10 प्रश्न दीजिए जिसमें विकल्प ना हो। ऐसी एक सीरीज की मैंने शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं बिना विकल्पों के, और आपको उसे घड़ी देख करके 2 या 3 मिनट के अंदर हर हालत में सॉल्व कर लेना होता है। ऐसी ही एक प्रैक्टिस सीरीज मैंने अभी कल अपलोड की थी। आज ये दूसरी अपलोड कर रहा हूं प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 10 प्रश्न है, लेकिन इसमें विकल्प नहीं है और आपको इसे समय देख करके बेटा 2 से 3 मिनट के अंदर हल कर लेना है। यदि आप इस प्रैक्टिस सीरीज को भी साथ में लगाते चलेंगे तो आपका आगामी परीक्षा में एक अच्छा खासा अभ्यास होगा, जिससे आपको अन्य बच्चों की तुलना में आपके क्वेश्चंस मैथ्स के जल्दी सॉल्व होंगे, जिससे आप मेरिट में अच्छा स्थान पा करके अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो आइए बच्चों, आपको जो सीरीज दी गई है, आप वीडियो को रोक लीजिए और इसे हर हालत में मैक्सिमम 3 मिनट और मिनिमम 2 मिनट पूरा टाइम देख करके इसे सॉल्व कीजिए। हालांकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराने चल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए पहले आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिए, फिर आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए हैं। आइए पहले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n, और ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिखा हुआ है यहां पर, जहां ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको ये शॉर्टकट बेटा, जैसे मैंने अभी आपको कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी 10 प्रश्न थे, आपको अच्छा खासा अभ्यास हो गया। फिर आपने आप 10 प्रश्न देखे, ऐसे ही मैं 2 4 5 और आपको प्रैक्टिस सीरीज करा दूंगा, जिससे आपका अच्छा खासा पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। आइए अब आप इस प्रश्न को देखिए। तो बच्चों एक शॉर्टकट होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। बेटा यहां पर इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से लेकर के n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। बेटा एक और शॉर्टकट समझ लीजिए, यहां पर 0 की जगह यदि 1 दे देंगे तो भी हमारे पास इन दोनों सूरतों में एक ही सूत्र होगा, और बेटा ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा, n(-1/2)। प्यारे बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई करने लगेंगे तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, 0 से लेकर के मैंने 3 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो आप डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। n के प्लेस पर है 3, 3 में से 1 गया 2/2, ये इससे कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये लिमिट का प्रश्न है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर ये बेस ए है, आप याद रखिएगा, बेस ई होता तो इसका जवाब 1 हो जाता, लेकिन यहां पर बेस ए है। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर लिमिट x के प्लेस पे 0 उठा के पुट कर देते हैं। जैसे हमने x के प्लेस पे यहां 0 लिखा तो ये मिला log 1 बेस ए, और log 1 बेस ए इसकी वैल्यू हो गई 0, और x के प्लेस पे 0 यहां लिखा तो 0/0। जब भी 0/0 का केस मिलता है तब बच्चों ध्यान रखना, लिमिट के ऐसे प्रश्न एल हॉस्पिटल के फॉर्मूले से लगाए जाते हैं। एल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? एल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट ये होता है, जब आप लिमिट अपने प्रश्न पर रखें और आपको 0/0 का फॉर्म मिल जाए तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, और इसके अंतर्गत अंश में अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं और हर में अलग डिफरेंशिएशन लगाते हैं। आइए इस प्रश्न को हम आपको एल हॉस्पिटल की मदद से सोल्व करके दिखाते हैं। बेटा यहां पर देखिए, ये हमारे पास जो है log के बाद इसे आप log x कहोगे। अब ध्यान देना बेटा, क्योंकि आपने जब 0 रखा, अंश में 0 रखा, तो ये ऊपर 0 मिल रहा है और नीचे भी 0 मिल रहा है, तो 0/0 यानी कि एल हॉस्पिटल लगेगा। और एल हॉस्पिटल का मतलब बेटा है अंश में अलग डिफरेंशिएशन करिए और हर में अलग करिए। तो बेटा हर का डिफरेंशिएशन x का, तो ये तो 1 हो जाएगा, आपने यहां पर 1 लिख दिया। लेकिन अंश की बात करें तो ये log के आगे जो लिखा है इसे आप कहेंगे log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x।
ध्यान दीजिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन वहां पर बेस e होता है, लेकिन यहां पर तो बेस a है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और आगे आएगा log e बेस a। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे अब 0 लिखेंगे। x के प्लेस पे 0 लिखने पर हमें उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। यदि x के बराबर आपने 0 लिखा और आपको फिर से 0/0 मिला, इसका मतलब यह हुआ कि वापस आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे, यानी कि ऊपर और नीचे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखिएगा बेटा, x के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, तो 1 + 0 1, 1 में 1 का डिवाइड हुआ 1, और यहां पर 1 का डिवाइड कराएंगे तो भी 1, तो हमारा रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये है log e बेस a। आप इसे अपना आंसर कह सकते हैं। आई होप आपको आ रहा है। आप बच्चों से नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन एक एक करके समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। लिखा हुआ है परवलय यानी कि पैराबोला y² = 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है, y² = 4ax, तथा उसके नाभि लंब के मध्य, नाभि लंब होता है लेटस रेक्टम, परवलय के नाभि पर जो लंब खींचा जाता है उसे आप नाभि लंब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लेटस रेक्टम। तो पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है, कह रहे हैं उसके बीच में परवलय और उसके लेटस रेक्टम नाभि लंब के द्वारा ये जो हमारा एरिया बाउंड होता है, उसका आपको क्षेत्रफल याद करना है। आइए समझ लेते हैं यहां पर बेटा। देखिए, मैं इसे पूरा तो नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको डिस्क्राइब किया था। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको आपको डायरेक्ट एज अ शॉर्टकट के तौर पे याद रखना है। देखिए बच्चों, ये हमने एक परवलय बनाया, परवलय का समीकरण है y² = 4ax, और ये ध्यान रखिए परवलय का ये शीर्ष होता है ओरिजिन, इसको कहते हैं 0,0, शीर्ष होता है ओरिजिन नहीं वर्टेक्स कहते हैं। ये होती है फोकस यानी कि नाभि, इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। जब आप इस पर लंब डालते हैं तो ये जो लंब होता है इसको कहते हैं नाभि पर लंब है, तो ये है नाभि लंब। नाभि लंब को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं लेटस रेक्टम। तो ये जो लेटस रेक्टम है, चूंकि ये ए है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो इस नाभि लंब का जो समीकरण होता है ये होता है बेटा x = a होता है। अब इस परवलय के ध्यान देना, अब इस परवलय और इस नाभि लंब के बीच में जो एरिया ये आया है, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। ये एरिया डायरेक्ट आपको याद रखना है 8/3a²। ठीक है बच्चों, ये एरिया आपको डायरेक्ट याद रखना है 8/3a²। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त है हमारे पास x² + a² + y² b² = 1। कह रहे हैं इस दीर्घवृत्त की लंबवत स्पर्श रेखाओं यानी कि परपेंडिकुलर जो टेंजेंट आएंगी उनके प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा, यानी कि लोकस की इक्वेशन क्या होगी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझा देता हूं। मैं यहां पर एक रफ स्केच भी कर दूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो है दीर्घवृत्त था, इसकी इक्वेशन थोड़ा रफ हो गई, मैं यहां लिख देता हूं x² + a² + y² b² = 1। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये, जैसे मैंने एक रफ स्केच कर रहा हूं, ये हमारे पास एक दीर्घवृत्त है, इसके समीकरण को मैं कह रहा हूं x² + a² + y² b² = 1 है। और ध्यान देना बेटा, ये जो हमारे पास है एलिप्स है, यदि अब इसकी कह रहे हैं क्या, लंबवत स्पर्श रेखाएं, तो इसकी लंबवत स्पर्श रेखाएं, ये बेटा आपने देखा ये एक स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी। अब देखिए ये दोनों ने एक दूसरे को यहां पर बेटा ये लंबवत काटा है परपेंडिकुलर। ऐसे ही आप बेटा यहां पर एक स्पर्श रेखा बना दीजिए, एक स्पर्श रेखा ये बना दीजिए। आप देख सकते हैं मैं आपको यहां पर एक रफ स्केच कर रहा हूं। देखिए 4 पॉइंट बने हैं। अब बेटा एक ऐसा सर्कल है जो ये चारों पॉइंटों को छूता हुआ जा रहा है। ये जो सर्कल बनता है इसी को आपको कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं इसकी लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण क्या होगा, ये बेटा एक वृत्त होता है। ठीक है, और इस वृत्त का नाम भी है, इसको कहते हैं नियामक वृत्त। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, आपने सुना होगा बेटा, इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त जो है वो आपको पता लगाना है। यही बिंदु पथ क्या है, ये बिंदु पथ है, एक नियामक वृत्त बन रहा है।
अब इसका समीकरण बच्चों याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, ये भी आपका इसी कोनिक सेक्शन का ही है। लिखा हुआ है परवलय है हमारे पास एक, यहां पर देखिए रेखा है पहले तो y बराबर mx प्लस सी। कह रहे हैं इस रेखा के परवलय y स्क्वायर बराबर 4x को स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहां पर ऐसे समझा दे रहा हूं, यदि आपके पास ये एक परवलय है और एक रेखा है, इस रेखा को मैं कह रहा हूं, रेखा को बेटा इसका नाम है y बराबर mx प्लस सी, और ये जो परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax। यदि इस रेखा ने इस परवलय को स्पर्श किया है तो बच्चों डायरेक्ट इसकी शर्त होती है, एक प्रतिबंध होता है, वो आपको याद रखना है। वो प्रतिबंध होता है c बराबर a अपॉन m। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रहेगा। तो हम इस इक्वेशन की, इस कॉन्सेप्ट स्ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। मैं इधर बेटा इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये समुच्चय सेट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। लिखा है यदि ए तथा बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो पी ए या बी का क्या मान होगा। अब आपको समझ लेना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। बेटा जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो आपको याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी की जो ये प्रायिकता लिखी, ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू 0 होती है। अब जब ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या शर्त हुआ, ये शर्त ये निकल के आ रही है कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये प्यारे बच्चों होता है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि इसके प्लेस पे 0 लिख दिया तो ये खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या मिल रहा है, आगे इसको ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये जो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं ए या बी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये सब एक ही चीज है बेटा। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है, इसका फॉर्मूला मिल रहा है पी ए प्लस पी बी। यहां पर भी बेटा यही मिला आपको पी ए प्लस पी बी। अब आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आपसे कहा गया है पी ए या बी, तो देख लीजिए बेटा ए या बी कहें या पी ए यूनियन बी कहें या पी ए प्लस बी कहें, तीनों का मतलब एक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, पी ए प्लस पी बी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर से उठाया गया एक प्रश्न है। लिख रहे हैं यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 cos थीटा हो तो x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n का मान क्या होगा। बच्चों जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर x की जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू अब हम यहाँ डालेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा काफी समय ले लेगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1 अपॉन एक्स, आप देख सकते हैं इन्होंने ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos n थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप इसे नोट करें। मैं रफ करके आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, प्रायिकता चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि दो पासों की एक फेक में, यानी कि दो पासों को लिया गया, दो डाइस को लिया गया और उसे टॉस कर दिया गया, सॉरी उसे रोल कर दिया गया। दो पासों को, दो डाइस को एक साथ फेंका गया। जो ऊपर के अंक आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन अंकों का योग 10 या 11 या 12 प्राप्त होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। यदि आप अंकों का योगफल 10 के लिए आपने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया कि अंकों का योग 10 आएगा तो क्या होगा, 5 5 होगा, 6 4 होगा, 4 6 होगा, या 11 आएगा तो 6 5 होगा, 5 6 होगा, या 12 आएगा तो अंकों का योगफल अगर 12 आ रहा है तो यानी कि एक पासे पे 6, दूसरे पे 6 6 6 आ रहा होगा। ये सब करने में आपका काफी समय चला जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, पासे के प्रश्न उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाया करेंगे। देखिए बच्चों, ये दो पासों के लिए है। दो पासों पर अंकों का योग और उसके प्रकार आप ऐसे लिखेंगे। दो पासों को जब आप उछालते हैं तो पहली बात तो बच्चों ये कि पासे पर कम से कम एक होता है, दो होता है, 3 या 4 या 5 या 6।
अगर हमारे पास दो पासे हैं तो कम से कम एक तो मिलेगा एक पासे पर और दूसरे में एक मिलेगा। अधिक से अधिक एक पासे पे 6 मिलेगा, दूसरे पे 6 मिलेगा। तो अंकों का योग इसकी बात करें तो ये 2 आ रहा है और यहाँ पर 12 आ रहा है। तो अंकों का योग आपको 2 मिल सकता है कम से कम, अधिक से अधिक 12 मिलेगा। अब 2 के अलावा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अंकों का योग हमें 2 से लेके 12 तक कुछ भी मिल सकता है। अब अंकों का योग 2 आएगा तो 1 और 1 होगा तभी आएगा, यानी कि कितने प्रकार है? एक ही प्रकार बन रहा है। तो आपने यहाँ पर बेटा ये लिख दिया 1। अब अंकों का योग हमको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो कैसे मिलेगा? 2 1 या 1 2। कितने प्रकार बन रहे हैं? 2 प्रकार बन रहे हैं। यहाँ पे आपने 2 लिखा, लेकिन आप यहाँ देखिए, अब आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि अंकों का योग 4 कैसे आएगा। 4 के लिए क्या होगा बेटा? 4 के लिए कैसे मिलेगा? ये 2 2 मिल जाए, या 3 1 मिल जाए, या 1 3 मिल जाए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। लेकिन अब देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद फिर से 5 4 3 2 और 1। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कह रहे हैं दो पासों की एक फेक में अंकों का योग 10 आएगा या 11 आएगा या 12 आएगा। या का मतलब जोड़ना है। तो अंकों का योगफल 10 11 या 12। तो बच्चों देखिए अंकों का योग 10 11 या 12। 10 आएगा, इसके कितने प्रकार हैं? 3। तो इसके प्रकार 3 लिखे। या का मतलब बेटा जोड़ना है। 11 आएगा, इसके कितने प्रकार हैं? 2। और अंकों का योग 12 आएगा, इसके कितने प्रकार हैं? 1 बटे कुल प्रकार। कुल संभव प्रकार यहां पर नीचे आएंगे। ऊपर आता है पक्ष में घटित घटना के प्रकार, नीचे कुल संभव प्रकार। तो 2 पासे हैं तो 6 की घात कितना हुआ? 2 हुआ। तो बेटा 3 2 5 और 1 6 और नीचे 6 की घात 6 यानी कि 36। जब आप इसे कैंसिल कर लोगे तो रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों 1/6। बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है। यदि आपको ये शॉर्टकट तैयार हो जाएगा तो पासे के जो प्रश्न हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों से आप इसे नोट कर लीजिएगा ना, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, महत्वपूर्ण है। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट है बच्चों। देखिए मैं आपको समझा देता हूं बेटा। अगर आपके पास प्रश्न आता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x, यदि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं अगला बता दे रहा हूं। यदि लिमिट हो हमारे पास इंटीग्रेशन में 0 से π/2 a tan x प्लस b cot x अपॉन में tan x प्लस cot x, यदि ये लिखा हो बेटा, ठीक है, दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप देखिए 0 इंटीग्रेशन है 0 से π/2, 0 से π/2 के बाद ब्रैकेट में यहां पर ये लिखा है बेटा a sec x प्लस b cosec x अपॉन में यहां पर sec x प्लस cosec x dx। बेटा यदि इन 3 पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। वो फॉर्मूला है बेटा a प्लस बी ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे π/4। a प्लस बी ब्रैकेट में है और बाहर में है π/4। डायरेक्ट आपको याद रखना है। मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, ये पूछा जा चुका है। यहां पर मुझे लगता है 3 था और यहां पर 4 था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, पूछा गया परीक्षा में। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में यदि भुजाएं समांतर श्रेणी अर्थात एपी में हो तो भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और यहां पर इसकी जो भुजाएं हैं हमारे पास, ठीक है, एक भुजा ये, दूसरी ये और तीसरी, ये तीनों भुजाएं एपी में हैं। अगर मैं इन तीनों भुजाओं को कह लूंगा, जैसे सपोज करिए मैंने कहा ये ए है, ये है a माइनस डी है, ये a प्लस डी है, ठीक है। और अब आपसे कह रहे हैं कि यदि भुजाएं ये एपी में हैं तो आपसे कह रहे हैं इनमें क्या अनुपात होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर रिजल्ट लाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 3 बातें आपको डायरेक्ट परीक्षा में याद रखनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात ये है कि आपसे कहेंगे ये त्रिभुज कैसा है बेटा, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं ये भुजाएं एपी में और इनमें अनुपात है बेटा 3:4:5। ये तीनों बातें एक साथ याद रखनी हैं।
त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में भुजाएं एपी में होनी चाहिए और उनके बीच में अनुपात होना चाहिए 3:4:5। यदि अनुपात 3:4:5 का आ गया तो इसका मतलब भुजाएं एपी में है और वो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब इन तीन चीजों में दो चीजें देकर के आपसे तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। यदि ये दोनों चीजें देंगे तो ये पूछ लेंगे, यदि दोनों चीजें देंगे तो ये पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सभी बच्चों को, जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है, जो प्रैक्टिस सीरीज है, अच्छे से आई है। यदि आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है या लाभ हुआ है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपको ऐसी एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।